नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर एडेड एग्जाम कल आपका है 17 अक्टूबर 2021 को। सभी को पेपर के लिए एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से अच्छा पेपर करके आइएगा। और जो 50 नंबर का पोर्शन है उसके हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, क्योंकि जो मेन टॉपिक है जैसे साइंस का, सोशल साइंस का, वो हम पहले ही करा चुके थे। तो इसी में सामान्य विज्ञान जो है आज का हमारा टॉपिक है। टोटल 30-35 प्रश्न देखेंगे हम। एक प्रश्न आखिरी में हम आपसे ही पूछेंगे। और इससे पहले हमने जो अर्थव्यवस्था है उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे प्रश्न विज्ञान के हैं और मेन आपको फिजिक्स पोर्शन ही देखने को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री बायो एक बार हम पहले करा चुके हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रदीप्ति तीव्रता की एसआई इकाई जो है वो क्या होती है? रेडियन, मोल, कैंडेला या फिर एम्पियर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? कैंडेला जो है आपकी इकाई होती है इसकी प्रदीप्ति तीव्रता की एसआई इकाई होती है कैंडेला। ये जो है वो प्रकाश स्रोत के बिंदु द्वारा प्रति इकाई जो ठोस कण होता है ना, उस पर एक विशेष दिशा में उत्सर्जित होने वाली प्रदीप्ति शक्ति जो है वो होती है। लैटिन भाषा में अगर जो कैंडेला है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जैसे कैंडल जो इंग्लिश में वर्ड होता है, बस वही इसका अर्थ होता है, यानी कि मोमबत्ती। जैसे एक सामान्य मोमबत्ती एक कैंडल की प्रदीप्ति तीव्रता के समान प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करती है, बस उसी से इसका कंपैरिजन किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि एक फेम्टोमीटर जो है वो तुल्य है किसके? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। 10 की पावर 12 मीटर, या 10 की पावर -12, 10 की पावर 15 या 10 की पावर -15। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो 10 की पावर -15 जो है सही हो जाएगा। इसी को ही एक गुणे करके भी लिखा रहता है, एक गुणे 10 की पावर -15 करके। और जो है वो मेजरमेंट की आप कह सकते हैं इकाई है। तीसरा प्रश्न है कि हर्ट्ज जो है वो क्या मापने का यूनिट है? चार ऑप्शन है। तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की तीव्रता, तरंग दैर्ध्य या फिर तरंगों की स्पष्टता। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि तरंगों की जो आवृत्ति है उसे मापा जाता है हर्ट्ज में। तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली यानी कि एसआई में जो तरंग होते हैं उनकी आवृत्ति इकाई होती है हर्ट्ज। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो हर्ट्ज जो है इसका नाम किनके नाम पर पड़ा है, तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज जो है उनके नाम पर पड़ा है। नाम भी चलिए मैं लिख देता हूँ, हेनरिच रुडोल्फ और हर्ट्ज, तो इन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा। चौथा प्रश्न है, एक तरफ भौतिक राशियां हैं, एक तरफ उसकी उनकी इकाइयां हैं, और नीचे ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। आपको बताना है कौन सी किसकी इकाई होती है। तो सबसे पहला है त्वरण। तो त्वरण बताइए किसकी इकाई होती है। तो आप कहेंगे त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन होता है। मात्रक होता है इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वाला आपका मैच हो जाएगा फोर्थ वाले से। बल का मात्रक क्या होता है? फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। हमारा ये वाला फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा। और बचा आवेग तो उसका होता है न्यूटन सेकंड, तो ये उससे मैच हो जाएगा। तो सबसे पहले 4, फिर आपका 3, इस टाइप से देखिए 4 3 1 2 करके डी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है, यही आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपका एक तरफ इकाई एक तरफ प्राचल। देखिए इकाई आपको तो बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक प्रश्न तो यहाँ से पूछा ही जाएगा। बताइए कि वॉट जो है वो किसकी इकाई है। तो जो शक्ति है, पावर है, उसका मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे जूल प्रति सेकंड होता है, और उसी को तो हम वॉट कहते हैं। जैसे आप इस चीज को समझिए, जो घरों में आपके बल्ब होता है वो वॉट में होता है ना, 100 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब, वो क्या है? वो एक प्रकार की शक्ति है, उसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। तो वॉट आपका शक्ति जो है इससे मैच हो जाएगा, यानी कि फोर्थ वाले से। नॉट जो है ये किसकी इकाई होती है? तो नॉट आपका जो है जो समुद्री जहाज होता है ना उसकी गति मापने की इकाई होती है। तो आपका नॉट जो है ये मैच हो जाएगा समुद्री जहाज की गति मापने से संबंधित। नॉटिकल जो मील है वो जो नौ संचालन होते हैं ना उसमें प्रयुक्त दूरी को जो है वो मापते हैं। नॉटिकल मील आपका नौ संचालन जो है इससे मैच हो जाएगा। और बचा कैलोरी, जो कि आपका ऊष्मा से जो है वो मैच हो जाएगा। कैलोरी जो है वो ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई जो है वो होती है। ये आपका फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा।
तो इस आधार पर आपका आंसर कौन-सा होगा? तो आपका पहले 4 था, फिर 3 था, उसके बाद आपका जो है वो नहीं 4 के बाद हाँ 3 था, तो ये वाला ऑप्शन होगा सी वाला 4, 3, 2, 1 ये जो है आपका क्रम हो जाएगा। आपको बस ध्यान रखना है कौन-सी किसकी जो है वो इकाई होती है। नॉट थोड़ा-सा नया है, समुद्री जहाज की गति वो ध्यान रखिएगा, अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। छठा प्रश्न है, एक माइक्रोन जो है वो किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन आपका अपर प्राइमरी या अपर प्राइमरी नहीं अपर जो यूपी टेट वाला या अपर सी टेट वाला उन दोनों में से किसी एक पेपर में आया था। तो बताइए 1/10 मिलीमीटर या फिर 1/100 मिलीमीटर या फिर 1/1000 मिलीमीटर या फिर 1/10,000 मिलीमीटर, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। एक माइक्रोन जो है वो किसके बराबर होता है? आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1/1000 मिलीमीटर जो है आपका सही होगा। इसको हम लिख किस फॉर्म में सकते हैं? तो एक माइक्रोन जो है वो बराबर आपका होता है 10 की घात माइनस 6 मीटर के। एक माइक्रोन 10 की घात माइनस 6 मीटर के बराबर होता है। प्रश्न में देखिए तो सभी ऑप्शन मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 10 की घात 3 मिलीमीटर से जो है वो गुणा कर देंगे। तो 10 की घात माइनस 6 और गुणे 10 की घात 3, फिर आपका मान जो है वो मिलीमीटर में जो है वो आ जाएगा। शॉर्ट में मैंने मिलीमीटर लिख दिया है। अब यहाँ पर 10 की घात माइनस का 6 है, यहाँ पर प्लस का 3 है। तो आपकी माइनस के 6 और 3 घटेगी तो केवल 3 बचेगी, और वो भी माइनस की 3 बचेगी, तो 10 की घात माइनस 3 आपका बचेगा और मिलीमीटर आपका हो जाएगा। अब ये 10 की घात माइनस 3 है, बटे में जाएगी तो आपकी प्लस में हो जाएगी, तो 1/10 की घात 3 आपका मिलीमीटर जो है होगा। और 1/10 की घात 3 करेंगे तो 10 की घात 3 होती है 1000, 1/1000 मिलीमीटर आपका हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी ध्यान रखिएगा कि 1 माइक्रोन 10 की घात माइनस 6 मीटर के बराबर होता है। जैसे यहाँ मिलीमीटर पूछा गया, हो सकता है वहाँ पर कोई और आपको वैल्यू दे रखी हो, तो ये आपको पता होना चाहिए 10 की घात माइनस 6 मीटर के बराबर जो है आपका 1 माइक्रोन होता है। सातवां प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा का मान जो है वो होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल, 3.6 गुणे 10 की घात 3 जूल या फिर 10 की घात 3 जूल या फिर 10 की घात 5 जूल। तो बताइए इनमें से कौन सा जो सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। 1 किलोवाट घंटा का मान जो है वो आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल जो है वो सही होगा। देखिए यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पर जूल में दे रखी है, अगर बदली हुई है तो उसके आधार पर चेंज कर लेना है। जैसे यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो ये 36 गुणे 10 की घात 5 जूल करके भी लिखा देखने को मिल सकता है। तो मैंने ये कहा है ऑप्शन जैसे हो वैसे आप चेंज कर लीजिएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि डायनमो जो है वो परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है वो परिवर्तन करता है डायनमो। तो आपका यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 9वां। इनमें से कौन सी धातु रोशनी के जो बल्ब होते हैं ना उसमें फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? लौह धातु या फिर मॉलिब्डेनम या फिर चांदी या फिर टंगिस्टन। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। रोशनी के जो बल्ब होते हैं उसमें फिलामेंट के रूप में, तो काफी बार आपने देखा होगा टंगिस्टन नामक धातु का यूज होता है, तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 1781 में इसकी खोज जो है वो की थी टॉर बर्न बर्गमैन ने। उनका नाम था टॉर बर्न बर्गमैन। विद्युत बल्ब जो है वो जब इसमें उद्दीप्ति होती है ना तो उसके बाद आप देखते हैं प्रकाश उत्पन्न होता है। और ये कैसे होता है प्रोसेस, अगर आप कहें तो जो विद्युत बल्ब होता है ना उसमें जो टंगस्टन होता है उसका बना हुआ एक पतला तंतु होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो गर्म होकर ये प्रकाश देने लगता है। तो उसी टंगस्टन की बात की गई है। बात करें उद्दीप्ति क्या होता है, उद्दीप्ति का मतलब ये होता है जैसे कि जब किसी धातु का गर्म होना, किसी धातु से गर्म होने के कारण जो है जब प्रकाश उत्सर्जन होने लगता है, तो वो घटना कहलाती है उद्दीप्ति। जैसे इसमें टंगिस्टन आपका एक एग्जाम्पल उसी का जो है वो हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है।
नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान आवेग पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोधिता पर या फिर समान विभव पर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपस में जुड़ी दो आवेशित जो वस्तुएं होती हैं इनके बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी यदि वे समान जो है वो विभव पर होंगे। तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड है आपका ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार जो विभव है यानी कि V, धारा है जो कि I, और ये दोनों क्या होते हैं, समानुपात होते हैं। V बराबर IR, यही तो होता है आपका ओम का नियम। तो आप कहेंगे कि धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहने के लिए विभवांतर की स्थिति जो है वो चाहिए होती है। विभव अगर होगा ना तो धारा नहीं बहेगी। तो यही आपका लिखा है कि नहीं प्रवाहित होगी, तो आप कहेंगे समान विभव पर। 11 प्रश्न है कि सामान्य जो ट्यूबलाइट है उसमें कौन सी गैस जो है वो होती है। आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियॉन के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मरकरी वेपर या फिर नियॉन के साथ मरकरी वेपर। तो सामान्य ट्यूबलाइट में आपकी होती है ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ट्यूबलाइट की जो कांच की ट्यूब होती है ना उसके अंदर की दीवारों पर लेप किसका होता है। तो फास्फर का जो लेप है वो जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर जो है वो प्रयुक्त होते हैं। आपको बताना है एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। एसी मतलब अल्टरनेट करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए आपका जो है वो सही होगा। ट्रांसफार्मर जो है इसमें दो कुंडली होती हैं आपकी, एक होती है प्राथमिक कुंडली जिसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, एक होती है द्वितीयक कुंडली जिसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो आपकी किस में बहती है, तो प्राथमिक कुंडली में जो है वो बहती है प्रत्यावर्ती धारा, जिससे जो द्वितीय कुंडली है उसमें विभव जो है वो प्रवृत्त होता है। और ट्रांसफार्मर आप कह सकते हैं ऐसी युक्ति है जो केवल प्रत्यावर्ती धारा की स्थिति में ही कार्य करता है। तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए प्रयुक्त जो है वो नहीं है, बताना है आपको। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए तो चाहिए होती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत शक्ति संचरण के लिए भी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने के लिए बिल्कुल चाहिए होती है। पर अगर कोई स्टोरेज बैटरी है ना तो उसको चार्ज करने के लिए आपको प्रत्यावर्ती धारा की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। इसके लिए डीसी धारा यानी कि डायरेक्ट करंट का यूज जो है वो किया जाता है। तो ये जो है वो प्रयुक्त नहीं है। इसमें जो है वो आ जाएगा, दो टाइप की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा और एक दिष्ट धारा। अगला प्रश्न है डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। संवेग प्रवाह, प्रतिवर्तन, निर्गम या फिर अंतरण दर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका संवेग प्रवाह काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में जो है वो कर सकता है। तो यही आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका, और संवेग जो है वो आपका उद्दीपन के द्वारा अनुभव होता है। 15 नंबर प्रश्न है कि रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है, इसका रीजन क्या होता है। उसकी जो घनता होती है वो उच्च होती है, ये रीजन होगा, या फिर वह धातु है, ये रीजन होगा, या फिर प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है, या फिर प्रतिबल का विकृति से अनुपात कम है। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है। इसका रीजन होता है कि प्रतिबल का विकृति से जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो जो है वो अधिक होता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर जो है वो समान गति से जो है वो चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार जो है वो धारण करेगी अधिक गतिज ऊर्जा को, अधिक स्थितिज ऊर्जा को, कम गतिज ऊर्जा को या फिर अधिक यांत्रिक ऊर्जा को। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। एक कार और भरी हुई एक ट्रक जो है वो रास्ते पर समान गति से चलते हैं, उस स्थिति में पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो कम गतिज ऊर्जा आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। ट्रक से तुलना की जाए तो कार जो है वो कम गतिज ऊर्जा जो है वो धारण करेगी। 17 नंबर प्रश्न है कि वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है। टाइफून में, हरिकेन में, साइक्लोन में, टॉर्नेडो में। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो वायु का वेग सबसे ज्यादा होता है आपका टॉर्नेडो में। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। साइक्लोन, हरिकेन या टाइफून जो है
इन तीनों की बात करें तो 64 से 72 मील प्रति घंटे जो है, और अगर किलोमीटर में बात करें तो 104 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा से ले करके 140 मील प्रति घंटे या 220 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से जो है ये जो चक्रवाती हवाएं होती हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवाती हवाएं होती हैं, वो जो है आपकी इसमें आती हैं। जो टॉर्नेडो है, ये हवाओं की आप कह सकते हैं न्यूनतम गति अगर कहेंगे तो 110 मील प्रति घंटे, पर अधिकतम की बात करेंगे तो 300 मील प्रति घंटे, और अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो 480 किलोमीटर प्रति घंटे तक जो है स्पीड हो सकती है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि 18 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, विनाश तो बिल्कुल नहीं होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, बिल्कुल। सृजन नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है, ना ही विनाश। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सृजन तो आप कर सकते हैं, पर मेन जो फोकस होता है वो होता है कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको विनाश कर सकते हैं। केवल और केवल क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये आपका कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 19 की, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। आपने भी ये चीज देखी होगी। तो ये किस नियम के कारण आता है? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, या फिर द्रव्यमान का संरक्षण? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन स्थिरता का जड़त्व जो है वो सही होगा। ट्रेन अचानक से चल देती है ना, तो पीछे की ओर आप खुद अनुभव करते हैं, ट्रेन है, बस है, तो यात्री का जो शरीर होता है ना, उसका जो निचला हिस्सा होता है वो गाड़ी के संपर्क में है, तो गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है। पर जो ऊपरा वाला हिस्सा होता है वो स्थिरता का जो जड़त्व है उसके कारण विरामावस्था में रहता है। फिर जब अचानक से रुकती है तो क्या होता है, जो यात्री का शरीर है उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो पीछे की ओर झुक जाता है। यही आपका इस नियम में जो है वो आता है। और जड़त्व का जो नियम है वो गैलीलियो ने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 20 नंबर प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र जो है वो क्या होता है? ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी, ए बराबर यू प्लस वी टी, ए बराबर बी प्लस यू अपॉन टी, या फिर ए बराबर बी प्लस यू अपॉन टू। तो गति का समीकरण आपका होता है v बराबर यू प्लस ए टी। गति का जो समीकरण होता है वो होता है v बराबर यू प्लस ए टी। और यहाँ से अगर आप ए टी का मान निकालेंगे तो आपका जो u है ये उधर चला जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि v माइनस यू हो जाएगा। अब यहाँ से आपको त्वरण बात की गई है निकालने की, तो a होता है आपका त्वरण, a निकालेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी। देखिए v माइनस यू अपॉन टी पहले वाले ऑप्शन में यही आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो v होता है वो आपका होता है कण का अंतिम वेग, u जो होता है वो आपका होता है कण का प्रारंभिक वेग, a जो होता है वो होता है त्वरण, और t तो आपका समय होता ही है। गति के जो है वो एक, जैसे ये मैंने नियम लिखा है ऐसे ही गति के दो और नियम होते हैं। गति के टोटल 3 नियम होते हैं। एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सारी चीजें आपने इंटर के लेवल पर अवश्य पढ़ी होंगी। अगला प्रश्न 21 देखते हैं कि इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंग जो है वो है? रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपकी जो ध्वनि तरंगे होती है ना, ये आपकी यांत्रिक तरंगों में जो है वो आती हैं। यांत्रिक तरंगों को कहते हैं मैकेनिकल वेव, और जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो तो साउंड वेव्स होती हैं। और जो आपकी बची हुई हैं रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे और प्रकाश तरंगे, ये तीनों किस में आती हैं? ये तीनों आपकी आती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव्स अलग है, तो ध्यान रखिएगा। डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। और जो यांत्रिक तरंगे होती है ना, इनके भी आपके टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है अनुप्रस्थ तरंगे और एक आपका होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य इनके टाइप्स होते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से जो है वो परावर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, या फिर समताप मंडल। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आयन मंडल आपका जो है वो सही होगा। रेडियो तरंगे बहुत पूछी जाती हैं कि कहाँ से, तो बस ध्यान रखिएगा आयन मंडल। मैंने ट्रिक भी काफी बार बताई है आयन मंडल से। आइए आपका इंतजार था करके एक गाना है ना, तो रेडियो पे गाना बज रहा है और
कौन सा बज रहा है? आइए आपका इंतजार था, तो आइए का देखिए स्टार्टिंग आयन मंडल में आइए करके आ रहा है, बस उसी से जोड़ लीजिए। बहुत बार ये ट्रिक मैंने बताई है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23, कौन सी तरंगे शून्य में जो है वो संचरण नहीं कर सकती हैं? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन ध्वनि जो है वो बिल्कुल सही होगा। जो ध्वनि तरंगे होती है ना, ये आपके शून्य में संचरण जो है वो नहीं कर सकती हैं। शून्य का मतलब क्या है? निर्वात में। जैसे हम कहते हैं ना कि अंतरिक्ष में अगर एक बम फोड़ा जाए तो कितने किलोमीटर तक आवाज जाएगी, तो आप कहेंगे आवाज ही नहीं जाएगी, क्योंकि ध्वनि को तो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और बाहर आपका अंतरिक्ष में तो भैया निर्वात होता है, वहां पर तो कोई माध्यम ही नहीं होता है। इसलिए आप कहेंगे कि जो तरंगे यानी जो ध्वनि तरंगे हैं उनको शून्य में संचरण जो है वो नहीं कर सकती हैं। बाकी प्रकाश, ऊष्मा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये सभी जो है वो कर सकती हैं। अब जैसे प्रकाश का ही एक उदाहरण देख लीजिए कि सूर्य की रोशनी है, प्रकाश ही के रूप में तो यहाँ तक आती है, तो क्या अंतरिक्ष के बाहर उसे कोई माध्यम की आवश्यकता हुई? नहीं हुई। तो ऐसे चीजों को अगर जोड़कर समझेंगे आसानी से याद होगा। 24 नंबर प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कॉस्मिक जो किरणें होती हैं ना, वो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होती हैं। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होते हैं। आपका आंसर आवेशित कण जो है वो सही होगा, जो कि अंतरिक्ष में लगभग जो प्रकाश की गति होती है ना, उस स्पीड से जो है वो गमन करते हैं। और जो कॉस्मिक किरणें होती है ना, उसी के कारण अंतरिक्ष में जो उत्तरी ध्रुव है उस पर अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रियालिस की जो घटना है वो भी होती है। वो भी आपके कॉस्मिक किरणों से संबंधित है। 25 नंबर प्रश्न है कि दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को जो है वो क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, आयाम कहते हैं या फिर तरंगदैर्ध्य कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन तरंग दैर्ध्य जो है वो सही होगा, जिसे हम कहते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हम कहते हैं दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी। अगर बात करें किससे जो है प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा से जो है, यानी उल्टा वाई इस टाइप से बनाएंगे, इससे जो है वो प्रदर्शित करते हैं। अब सुरंग क्या होता है? तो जब तरंग आप दर्शाते हैं ना, तरंग दैर्ध्य को देखेंगे ऐसे 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 करके लाइनें होती हैं। तो जो अग्र भाग होता है, यानी अर्थात उठा हुआ जो भाग होता है, वो जो बिंदु होता है उसे हम कहते हैं सुरंग। और जो गर्त है वो पश्च भाग कह दिया, दबा हुआ नीचे का जो भाग होता है उसे कहते हैं हम गर्त। तो इस टाइप से ये दोनों चीजें तरंग दैर्ध्य में आती हैं। 26 नंबर प्रश्न है, सौर विकिरण इनमें से किस परास में जो है वो दिखता है? 100 से 400 एनएम, 400 से 700 एनएम, 740 से 1000 एनएम और इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कल आपका जो है पेपर है, समय का विशेष जो है वो ध्यान रखिएगा। 2.5 घंटे का आपका जो है वो पेपर है, और जिनका भी मैथ है, सॉल्व करने वाला जो पोर्शन है, उनको विशेष टाइम का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, मैथ करने बैठ जाते हैं तो मैथ ही करते रहते हैं, तो वो सारी चीजें ध्यान रखिएगा। आंसर की बात करते हैं तो सौर विकिरण जो है 400 से 700 एनएम आपका सही होगा। एनएम मतलब नैनोमीटर जो है आपका यहाँ पर बताया गया है। अगला देखते हैं 27 प्रश्न आपका कि दृश्य प्रकाश का दैर्ध्यमान प्रसार जो है वो कितना होता है? 200 से 900 एनएम यानी कि मैंने बताया नैनोमीटर, और 250 से 850, 300 से 800 या फिर 390 से 780। तो दृश्य प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण का भाग होता है, जो कि आप कहेंगे कि मानवीय आंख द्वारा नहीं देखा जा सकता। या देखा जा सकता है तो आप कहेंगे बिल्कुल देखा जा सकता है। और एक सामान्य जो मानवीय आंख है वो जो देखने की उसकी क्षमता है, या कह सकते हैं कितने से कितने नैनोमीटर तक देख सकती है, तो 390 से 780 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य जो है, इसके बीच का जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है ना, उसको स्पष्ट रूप से जो है वो देख सकती है। और ये कण के रूप में और तरंग के रूप में विचलन जो है वो करता है। 28 प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको छांटना है। प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग अधिक होता है, आकाशीय जो पिंड होते हैं उनका वेग अधिक होता है या सबसे अधिक होता है, या फिर रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा कथन सत्य है। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। और कितना होता है, तो 3 × 10⁻18, 18 नहीं 8, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, और ये निर्वात में होता है।
जैसे कि अगर हम कहें कि ध्वनि जो है उसकी वायु में होती है गति तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी में जो है आपका 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वही है, अलग-अलग माध्यम में अलग-अलग स्पीड है। अगला है प्रकाश का शून्यावकाश यानी कि निर्वात में जो है आपसे वेग पूछा गया है। अभी मैंने बताया, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? 3 गुणे 10 की घात 10, 10 की घात 8, 10 की घात 8, 10 की घात 8। यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ किलोमीटर, यहाँ पर प्रकाश वर्ष। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड आपका जो है यानी बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग जो है वो होता है। अगला देखते हैं 30 नंबर प्रश्न कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम जो है वो होगी? कांच, निर्वात, जल या फिर वायु? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? जिस भी वस्तु की या पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा ना, उसमें प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा न्यूनतम होगी। तो काँच, निर्वात, जल, वायु में से काँच का अपवर्तनांक जो है, ये सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए जो प्रकाश की गति होगी, वो इसमें सबसे कम होगी, सबसे न्यूनतम होगी। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अपवर्तनांक क्या होता है? उस पदार्थ में प्रकाश की गति और निर्वात में प्रकाश की गति को हम कहते हैं और जो प्रकाश की गति है, वो अपवर्तनांक के समानुपाती भी होती है। 31 प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय। तो बताइए 4.2 सेकंड, 4.8 सेकंड, 8.5 मिनट, 3.6 घंटे, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं, सी वाला आपका ऑप्शन 8.5 मिनट जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसी को ही अलग-अलग तरीके से यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड करके भी लिखा रहता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। ये हमने देख लिया 31 प्रश्न। 32 प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, गैस और द्रव में या फिर निर्वात एवं गैस में? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो गैस एवं द्रव दोनों आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा स्थानांतरण कितनी विधियां होती हैं? टोटल 3 विधियां होती हैं। एक होती है संवहन, दूसरी होती है संचालन और तीसरी होती है विकिरण। तीनों ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो पूछा गया है संवहन पूछा गया है, तो संवहन की जो विधि है उससे केवल द्रव और जो गैस है उसमें ऊष्मा स्थानांतरण होता है। ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण जो है वो संचालन विधि से होता है। तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। 33 प्रश्न आपका है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी जो है वो है। इसके बाद वाला प्रश्न पूछेंगे हम आपसे। वीडियो को समाप्त करने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी एट सर्च करके जुड़ सकते हैं। 33 प्रश्न कह रहा है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो तापमापी है उसमें एक ही होंगे? सूत्र इसका होता है वो आप ध्यान रख सकते हैं, C/5 बराबर F माइनस 32 अपॉन 9। ये जो है सूत्र होता है। जैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो या फिर मान निकालना हो उसके संदर्भ में। तो यहाँ पर आप मान रखेंगे इन चारों ऑप्शन में से तो -40 डिग्री आपका सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे जो -40 है पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी जो है उसमें एक ही होंगे। तो यही आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। कल के पेपर के लिए एक बार फिर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, अच्छे से अच्छा पेपर करिएगा, बेस्ट विशेस पेपर के लिए। तो अब प्रश्न आपके लिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।